गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम सभी अपने 11th एंड 12th बायोलॉजी चैप्टर्स को यहाँ आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक में पढ़ाएंगे ताकि आप रिवीजन भी कर पाएं और साथ ही साथ अगर जिनका बैकलॉग है तो आप वो भी कवर कर पाएं, राइट? तो इसी में हम आज टुडे आई विल स्टार्ट द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 10th चैप्टर ऑफ द 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, है ना। चलिए, तो हम एनसीईआरटी अपनी लाइन टू लाइन देखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बेटा कि इस चैप्टर का वेटेज कितना था। अभी तक इस चैप्टर का वेटेज हमको 2 to 3 क्वेश्चंस आ रहा था, बट जैसा कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू एनडीए सिलेबस हमारा सिलेबस कुछ रिड्यूस हो चुका है, सो वी कैन एक्सपेक्ट टू मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। दूसरी बात रही इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इसमें पूरा सेल डिवीजन पढ़ते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डीएनए कंटेंट, राइट। सेल डिवाइड कर कैसे रहा है, माइटोसिस मियोसिस कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन से सेल्स में हो रहा है, ओके। तो ये सब चीजें कनेक्ट होती हैं बाकी चैप्टर्स के साथ, ओके। तो इसलिए हमको ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम इस चैप्टर पे फोकस करेंगे। काफी इजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, लेकिन आपको अच्छे नंबर और काफी कंसेप्चुअल चीजें एकदम आपको क्लियर करके देगा, ओके। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन, लाइक आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बेटा कि सिंगल सेल। सबसे पहले हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, सिंगल सेल, राइट। सेल थ्योरी में हमने पढ़ा है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे स्टार्ट द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट, राइट। तो वही चीज बता रहा है कि क्या आपको पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं, दैट इज अ जाइगोट। तो हम लिख सकते हैं कि यस वी नो कि जाइगोट इज द cell from which the sexually reproducing organism start their life. Zygote आपको पता है बेटा सिंगल सेल है, यानी कि it will be unicellular है, then it is a diploid cell, right? What do you mean by diploid? Diploid का मतलब है कि दो सेट ऑफ द क्रोमोसोम है ना। वी हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट, राइट। इसीलिए हमने इसे डिप्लॉइड बोला है, ओके। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अपनी लाइफ कहां से शुरू कर रहे हैं, सिंगल सेल नोन एज जाइगोट से शुरू कर रहे हैं। जाइगोट बनता कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, वहां से ये शुरू कर रहे हैं। और अगर बेटा कोई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होगा तब भी उसकी लाइफ तो एक सिंगल सेल से ही शुरू होगी, राइट। उसी सिंगल सेल में फिर आगे डिवीजन होगा, और अगर वो यूनिसेलुलर है तो वही सिंगल सेल उसकी लाइफ पूरा उसका लाइफ बॉडी बन जाएगा, पूरा उसका बॉडी वही एक सिंगल सेल का होगा। मल्टी सेलुलर होंगे तो डेफिनेटली दैट सिंगल सेल विल डिवाइड एंड फॉर्म द बॉडी। सो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, You may wonder how a single cell then goes on from such and form a large organism. एक सिंगल सेल इतने सारे ऑर्गेनिज्म, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बना रहे हैं? डेफिनेटली सेल डिवीजन से, ओके। सो next very important point, growth and reproduction are the characteristic features of the cells. ये हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में, that growth and reproduction, right? Growth and reproduction ये क्या है बेटा, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग। तो हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में that these are the property of living organism, living cells, yes, but it is a non defining property. So growth and reproduction property तो हैं, but कैसी बेटा, non defining properties हैं सभी सेल में, या हम कहेंगे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ओके। सो ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2। एक सेल है वो डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा, ठीक है, dividing into 2, which with each parental cell giving rise to 2 daughter cells each time they divide. That means कहना क्या चाह रहा है बेटा, सिंपल सी बात है कि एक सेल है, this will give rise to 2 daughter cells, right? These 2 daughter cell again in turn will give rise to another 2 daughter cells, ठीक है। ये भी ऐसे डिवाइड करता है, ये भी ऐसे डिवाइड कर रहा है, ओके। अगेन these 4 will again divide, ये फिर से डिवाइड करेंगे and they will double, ओके। तो इसी तरह से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। हम कहेंगे डबल मींस डिवाइड, एवरी टाइम इट डिवाइड्स द नंबर ऑफ द सेल गोज ऑन,
ओके तो यही बता रहे हैं हमको, दीज न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल कैन देमसेल्फ ग्रो एंड डिवाइड। अभी हमने बात की, ये जो न्यूली डॉटर सेल बने ये वापस ग्रो करेंगे, वापस डिवाइड करेंगे, and give rise to a new population that is formed by the growth and division of a single parental cell and in progeny. So ultimately आपको जब यहाँ पे एक हम कहेंगे एक बड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिल रहा है तो कैसे मिला? बाय दिस डिवीजन ओनली ना। ये एक सिंगल सेल से शुरू किया था बेटा, यहां से शुरू किया था और यही डिवाइड करता गया, इसकी प्रोजेनी फिर ग्रो हुई। प्रोजेनी मींस दीज टू सेल्स, ये सेल्स डिवाइड हुए, राइट, डिवाइड करके दो सेल बनाए, इन दोनों ने फिर से ग्रोथ करी, डिवीजन किया, आगे के सेल बने, अगेन दीज टू विल ग्रो, राइट, बाकी सेल्स वापस से ग्रो करेंगे, वापस से डिवाइड करेंगे एंड अल्टीमेटली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज दे आर सेइंग। सो इन अनदर वर्ड, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, राइट, कि यही जो साइकिल है बेटा ग्रोथ की, डिवीजन की, ग्रोथ डिवीजन, विद दिस साइकिल एक सिंगल सेल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होगा और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ सेल कैरी कर सकता है, राइट। सो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स द सेल साइकिल पे अब हम आ जाते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट एग्जैक्टली अ सेल साइकिल इज। चलिए इसको हम यहां से थोड़ा कर लेते हैं क्लियर। ओके, नेक्स्ट सेल साइकिल। अब बेटा क्या है, हमको ये पता है कि सेल अगर है तो सिर्फ उसके पास एक ही काम नहीं है कि वो डिवाइड करता रहे, राइट, तो सेल विल नॉट डिवाइड अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड टू। सेल को जब तक बोला ना जाए, मतलब बोला क्या, वर्बल तो नहीं होगा ना, दैट मीन्स द सेल हैज टू गेट सम काइंड ऑफ सिग्नल्स। सेल को जब तक कुछ सिग्नल्स ना मिले सेल डिवीजन नहीं करेगा, राइट, इसके अलावा वो बाकी लाइफ प्रोसेसेस करता रहेगा, बट डिवीजन तभी करेगा व्हेन इट विल गेट द प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स। प्रोलिफरेटिंग मतलब डिवीजन के सिग्नल्स। सो वही बात है बेटा कि एक सेल डिवाइड कब करेगा, पहले हम यहाँ पे समझते हैं, मेरी बात को समझिए यहाँ पे कि एक सेल है, this is a cell, this cell is not dividing right now, okay, but whenever it gets some signals and the signals can be of a mitogen. Now what do we mean by mitogen? Mitogen क्या है? Mitogen is a केमिकल, या हम कह सकते हैं एक ऐसा सिग्नल है बेटा, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा सिग्नल है जो सेल को क्या कर रहा है, डिवीजन के लिए प्रमोट कर रहा है। माइटोजन नाम से ही आप देखिए, माइटो मतलब माइटोसिस, जेन मतलब जनरेट, यहाँ पे तो क्या कह रहा है ये माइटोजन, इट इज अ हम कहेंगे डिवाइडिंग सिग्नल। दिस इज डिवाइडिंग सिग्नल, ये एक तरह का डिवाइडिंग सिग्नल है बेटा, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, अल्टीमेटली फिर इंट्रा सेलुलर हो जाएगा, बट इट इज अ डिवाइडिंग सिग्नल। सो जब इस सेल को डिवीजन के सिग्नल दिए जाएंगे तब इस सेल के अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस चलेगा, ओके। Under the influence of this mitogen, the cell will enter into the cyclic phase. यह कहेंगे एक साइक्लिक इवेंट में सेल एंटर करेगा, इट विल एंटर इनटू द साइक्लिक इवेंट, राइट, साइक्लिक समझते हैं, घूम फिर के वहीं पे आएगा, राइट, तो एक साइक्लिक सीरीज ऑफ इवेंट कहेगा बनेगा, एंड दैट सीरीज ऑफ इवेंट इज नोन एज सेल साइकिल। दैट सीरीज ऑफ इवेंट under which the cell will grow and ultimately divide, that is known as cell cycle. समझे मेरी बात, वापस में समझाती हूँ बेटा। देखिए क्या होता है कि सेल हमेशा डिवाइड नहीं करेगा, the cell will divide unless and until it is asked to do that. Asked to do that means verbal नहीं होगा ना, कैसा होगा, via some chemical signals. Okay, so इन सिग्नल्स को आप क्या कह रहे हैं, प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स और द सिग्नल्स व्हिच विल हेल्प द सेल या प्रमोट द सेल फॉर डिवीजन, दे आर कलेक्टिवली, इन सबको मिला के हम क्या कह सकते हैं, माइटोजन कह सकते हैं हम इनको, ओके। सो दिस माइटोजन क्या है, डिवाइडिंग सिग्नल, ओके। सो वंस द डिवाइडिंग सिग्नल इज कमिंग टू द सेल, सेल के पास एक बार डिवीजन का सिग्नल आया, सेल क्या करेगा, विल एंटर इनटू अ साइक्लिक इवेंट, एक साइक्लिक हम कह सकते हैं सीरीज ऑफ इवेंट, एक सीरीज ऑफ इवेंट में सेल एंटर कर जाएगा, और इस सीरीज के दौरान क्या करेगा सेल, अल्टीमेटली इस साइकिल, पहले तो देखिए सीरीज को क्या कहेंगे बेटा, साइक्लिक इवेंट को क्या कहेंगे, सेल साइकिल, एंड अल्टीमेटली इसमें होगा क्या, इसमें दो इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं। एक तो होगा क्या होगा बेटा, सेल ग्रोथ, एक तो होगा सेल ग्रो करेगा, सेल की ग्रोथ होगी,
साथ ही साथ एक्चुअली 3 इंपॉर्टेंट काम लिखेंगे हम। सेल ग्रो करेगा, देन क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एंड अल्टीमेटली द सेल विल फाइनली डिवाइड। ठीक है, तो आप देखिए सेल साइकिल क्या है बेटा, ये एक ऐसा साइक्लिक इवेंट है जहां सेल क्या करता है, पहले तो अपनी ग्रोथ करेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, एंड फाइनली सेल क्या कर जाएगा, इवेंचुअली इट विल डिवाइड इनटू डॉटर सेल्स, राइट। ओके, तो इसे हमने क्या बोला, सेल साइकिल। अब बिफोर गोइंग इनटू फर्दर की एनसीईआरटी में क्या लिखा, हम पहले ये समझते हैं कि व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी। आइए यहां देखते हैं। अब बेटा कंसिडर करिए कि ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, राइट, और ये सेल का डीएनए। Now when this cell will divide, ये सेल 2 डॉटर सेल बना रहा है। This cell is giving rise to 2 daughter cells, right? अब ये सेल तो 2 बना देगा बेटा डॉटर सेल आफ्टर माइटोसिस, लेकिन इसके बाद डीएनए तो एक ही कॉपी है ना अपने पास। तो अगर ये डीएनए एज सच ही दे देगा तो ये क्या होगा, एक डॉटर सेल को डीएनए मिल जाएगा और दूसरा डॉटर सेल क्या रह जाएगा, विदाउट डीएनए। ओके, दैट विल नॉट सर्वाइव, ये कुछ सेल ही नहीं बन पाएगा प्रॉपर्ली। ओके, तो अल्टीमेटली क्या है, ताकि ये दोनों डॉटर सेल्स डिफरेंशिएट हो, प्रॉपर्ली सर्वाइव करे, दिस सेल बिफोर डिवीजन, ये क्या करेगा बेटा, बिफोर डिवीजन दिस सेल विल अंडरगो डीएनए रेप्लिकेशन। अपने डीएनए को क्या कर लेगा, डबल कर लेगा। ये देखिए न्यू कॉपी क्या कर लेगा, डीएनए को डबल कर लेगा, और फिर ये एक डीएनए अपने एक डॉटर सेल को देगा और दूसरा डीएनए किसको देता है, दूसरे डॉटर सेल को देगा। ठीक है, इसीलिए सेल डिवीजन तो चलो ठीक है भाई, सेल को डिवाइड करना है, डॉटर सेल बनाने, लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है बेटा, कि उसको ग्रोथ भी करनी है। सेल डिवीजन के लिए उसको तैयार तो होना पड़ेगा ना पहले, तो पहले वो तैयार होगा, सारी तैयारी करेगा, उसके अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स को डबल करेगा, ऑर्गेनल्स को डबल करने वाला है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए डबल करेगा। क्यों, क्योंकि उसे अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल में टूटना है, तो दोनों डॉटर सेल को एक एक कॉपी ऑफ डीएनए जाना चाहिए, राइट। इसीलिए क्या बोला गया है, हमने क्या बोला था अभी पिछले स्लाइड में, देखिए कि ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल क्या करता है, सेल ग्रोथ करेगा, देन सेल डीएनए रेप्लिकेट करेगा एंड अल्टीमेटली डिवाइड कर जाएगा, क्या अल्टीमेट डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सो अब हम आते हैं, लेट्स सी व्हाट एवर एनसीईआरटी सेज रिगार्डिंग सेल साइकिल। Cell cycle. So cell division is a very important process in non-living organism. Yes, उसके बिना कैसे survive होगा, कैसे cell divide करेगा। Then during the division of a cell, DNA replication and cell growth also take place. अभी हमने बात की क्या होगा, DNA replication भी होना है और उससे और cell growth भी होनी है ना, मतलब cell division से पहले सेल की ग्रोथ होगी और क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा। नाउ ऑल दीज प्रोसेस कौन कौन से, सेल डिवीजन, DNA replication and cell growth hence have to take place in a very coordinated fashion, right, to ensure correct division and the formation of progeny cells containing the intact genome। अगर हम चाह रहे हैं कि एक सेल जो 2 डॉटर सेल में टूट रहा है बेटा, मींस जो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, ये सेल अगर दोनों सेल इंटैक्ट जीनोम रखें, पूरा फुल जीनोम रखें, ठीक है, देन इट इज नेसेसरी कि यहां जो ग्रोथ होगी बिफोर डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन होगा बिफोर डिवीजन एंड फाइनल सेल डिवीजन, दे ऑल थिंग्स हैज टू बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। इनको कोऑर्डिनेशन में होना जरूरी है, राइट। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यहां देखिए अब हमारे पास आ रही है सेल साइकिल की डेफिनेशन, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, डुप्लीकेट जीनोम मतलब डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, सिंथेसिस द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल इज टर्म्ड एज, इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। ठीक है बेटा, इस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेल साइकिल में आपको कौन कौन से इवेंट दिखेंगे। तो सेल साइकिल में हमको क्या क्या दिखा बेटा, सेल ग्रोथ दिखी, सेल डिवीजन दिखा, सॉरी सेल ग्रोथ दिखी, डीएनए रेप्लिकेशन दिखा, इसको आप रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम भी कह सकते हैं, एंड अल्टीमेटली सेल डिवीजन दिखा, और ये सब हाईली कोऑर्डिनेटेड फैशन में हो रहा है। फाइन, सो ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, यहां पे देखो, ऑल दो सेल ग्रोथ is a continuous process, DNA synthesis occurs only at one specific stage, at one specific stage in the cell cycle। very important point, ध्यान रखिए बेटा, जो सेल ग्रोथ है बिफोर सेल डिवीजन क्या होना है, सेल ग्रोथ होनी है,
इसको क्या कह रहा है कि भाई सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्म के बढ़ने को, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस मतलब वो पूरी सेल साइकिल के दौरान चलता ही रहेगा। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन, अब बेटा एक सेल से दो सेल बनेंगे तो एक ही तो एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए ना, एक ही बार तो डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे हम। अगर आपने दो बार कॉपी कर दी तो एक से तो चार बन गए, पर आपको तो देना था एक एक, राइट, तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट्स वाई, सो क्या बोला है, सेल ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है बेटा, पहली चीज ऑकर्स ओनली वंस। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, इट टेक प्लेस ओनली वंस। पहली चीज तो एक ही बार होगा, ठीक है, एक ही बार होगा। और कहां, एट वन स्पेसिफिक स्टेज, एक ही बार होगा और एक ही स्पेसिफिक स्टेज पे होगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हमको क्या करना है, बस एक ही एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए, राइट। हमको दो एक्स्ट्रा कॉपीज नहीं चाहिए सेल डिवीजन के लिए। एक कॉपी उसके पास है ऑलरेडी इंटैक्ट जीनोम की, एक दूसरी कॉपी सेल को चाहिए सो दैट इट कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द daughter cell. So cell division only take place at once, very important points. But cell growth in terms of what, प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट के बढ़ने की बात बेटा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है यानी कि क्या होगा, प्रोटीन्स बढ़ रहे हैं, अमाइनो एसिड्स का नंबर बढ़ेगा, प्रोटीन का बढ़ेगा, आरएनए डीएनए का कंटेंट बढ़ेगा, सब ये सब जो सेलुलर ऑर्गेनल्स है उनका नंबर बढ़ेगा। ये प्रोटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है जो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट डीएनए रेप्लिकेशन विल ऑकर ओनली वंस, ठीक है। ये बात हुई यहाँ पे। नाउ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एक बार डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, अब उसको हम बांट देते हैं। नेक्स्ट, दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये सब चीजें कोऑर्डिनेटेड तो होनी चाहिए, साथ ही साथ दीज थ्री थिंग्स कौन कौन सी बेटा, जो अभी हमने देखी थी इस स्लाइड में, देखिए कौन कौन सी, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों चीजें, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, दे शुड बी नंबर वन हाईली कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में होनी चाहिए, एंड दे आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जेनेटिकली कंट्रोल, दैट मीन्स बहुत से हम ऐसे जीन्स हैं बेटा जिनके प्रोडक्ट किस चीज में लग रहे हैं, टू कंट्रोल द सेल साइकिल। सेल साइकिल के डिवीजन को कंट्रोल करना, डीएनए रेप्लिकेशन को कंट्रोल करना, ये सब जेनेटिकली कंट्रोल है। आप खुद सोचिए, हमने हमने 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है ट्यूमर, राइट, इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। वहां हमने देखा था कि अगर सेल साइकिल पे से कंट्रोल खोता है, या अगर आपकी बॉडी सेल साइकिल पे से कंट्रोल खो देती है, दिस कुड लीड टू ट्यूमर एंड दैट कैन बी मैलिग्नेंट ऑल्सो, राइट। ये हो सकती है, सिचुएशन ऐसी हो सकती है। तो सेल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, जहां सेल को अगर मानी कि एक बार डिवाइड करना है, वहां सेल 5 बार डिवाइड कर जाए, सो दिस इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, राइट, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई द थिंग हैज टू बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, कि कौन सा इवेंट कब होगा, कौन सा इवेंट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, एंड दिस इवेंट्स आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है बेटा। तो इसको हम कह रहे हैं सेल साइकिल। क्या हमने बोला, अ सीरीज ऑफ इवेंट, अ साइक्लिक एज वेल एज सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ इवेंट via which a cell ultimately is, what does a cell do, cell grow, then cell replicate its genome and ultimately divide, that series is known as cell division, ठीक है। इस साइक्लिक इवेंट, सॉरी, इस साइक्लिक इवेंट को हम सेल साइकिल कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, साइक्लिक इवेंट को सेल साइकिल कह रहे हैं, विच विल टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आया है कि सेल साइकिल है क्या। सो बिफोर गोइंग इनटू दिस, फर्स्ट विल मेक अ सेल साइकिल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। चल, फाइन। ये हमने एक साइक्लिक इवेंट के लिए हमने एक साइकिल बनाया है बेटा, यहाँ पे
दीज आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इनको हम क्या कहेंगे, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। We will call it as phases of सेल साइकिल। कि जब नाइट्रोजन की प्रेजेंस में सेल डिसाइड कर लेता है कि चलो भाई अब डिवीजन करना है, तो सेल साइकिल उसके अंदर शुरू हो जाती है। सेल के अंदर कुछ साइक्लिक इवेंट शुरू हो रहे हैं जिसको आप क्या कह रहे हैं बेटा, सेल साइकिल कह रहे हैं। तो सेल साइकिल के कुछ फेजेस चलते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसको मैंने ये बनाया है यहाँ पे ऐसे। तो पहला फेज यहाँ G1 है, S है, G2 है एंड M है। यानी कि अगर मैं इसे कलेक्टिवली डिवाइड करूं बेटा, तो सेल साइकिल में दो ब्रॉड फेजेस हैं, एक है इंटरफेज, सेल साइकिल में एक फेज है इंटरफेज, द सेकेंड फेज इज द एम फेज, या आप इसे माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं। ओके, एस इंटरफेज, और क्या कह सकते हो बेटा, दूसरा वाला फेज कौन सा है, एम फेज। नाउ दिस M phase, this interphase is further divided into 3 sub phases. ये 3 further sub phases में डिवाइड होता है। जैसे कि जो फर्स्ट आता है दैट इज G1 फेज, जो सेकेंड आ रहा है दैट इज S फेज, और जो थर्ड आ रहा है दैट इज G2 फेज। यानी कि बेटा अगर मैं यहां से हिसाब लगाऊं तो यहां से लेके ये पूरा फेज कौन सा फेज कहलाएगा, ये पूरा फेज कहलाएगा इंटरफेज। So interphase can be divided as 3 subphases, कौन-कौन से, G1, S and G2, right? और इसके बाद छोटा सा फेज यहाँ पे आ रहा है, that is which phase? That is M phase। ये छोटा सा माइटोसिस फेज आ रहा है, ठीक है, छोटा सा फेज आ रहा है माइटोसिस फेज। सो व्हाट इज G1 फेज? दिस इज गैप 1 फेज। क्या बोल सकते हैं इसको हम, गैप 1 फेज कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं प्री सिंथेसिस फेज, ठीक है। व्हाट इज S फेज? S फेज इज सिंथेसिस फेज। व्हाट इज G2 फेज? इज पोस्ट सिंथेटिक फेज, या तो गैप 2 फेज आप इसे कह सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें समझेंगे कैसे कि कहां क्या होते हैं। पहले तो यहां बात सुनिए, देखिए हो क्या रहा है बेटा, अगर आप एक सेल की बात करें तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ सेल में डिवीजन कहां होगा, फाइनल जो डिवीजन है बेटा वो कहां होना है, नाम से ही हमको पता चल रहा है फाइनल डिवीजन होना है इन एम फेज, राइट। फाइनल डिवीजन कहां होना है, एम फेज में होगा। तो इंटरफेज में क्या हो रहा है, इंटरफेज में व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इन दिस इंटरफेज, द सेल इज सेल कर क्या रहा है, सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन, प्रिपेयरिंग फॉर सेल डिवीजन। सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए। मतलब क्या क्या करता है, प्रिपरेशन से, डिवीजन से पहले ग्रोथ कर लेगा, डीएनए रेप्लिकेशन कर लेगा, और एम फेज की तैयारी भी कर लेगा ग्रोथ के अंदर ही, राइट। तो ये पूरा प्रिपरेशन कब कर रहा है, इंटरफेज के दौरान। और एम फेज में तो हमको पता ही चल गया, माइटोटिक फेज और एम फेज में फाइनल सेल डिवीजन कर रहा है, ठीक है। फाइनल सेल डिवीजन कौन से फेज में होगा, इस फेज में होगा बेटा। और बाकी प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन कहां होगा, इंटरफेज में होगा। तो इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, मिसनोमर के जैसे। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज रेस्टिंग फेज, हम इसको रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं, क्योंकि सेल डिवाइड थोड़ी कर रहा है, राइट। सेल तो अभी खाली प्रिपेयर कर रहा है, हमको कुछ खास होता हुआ इसमें दिखता नहीं है, तो इसलिए हमने इसको रेस्टिंग फेज कर दिया। बट एक्चुअली में बेटा सेल क्या कर रहा है, पूरी तैयारी कर रहा है डिवीजन की, तो इट इज नॉट अ रेस्टिंग फेज। हम इन्हें कहेंगे, कह जरूर रेस्टिंग फेज देते हैं, बट दिस फेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, ठीक है। इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है ये फेज, ठीक है। मतलब जैसे आप देखिए स्कूल में, जैसे हमारा कोई तैयारी, जैसे स्कूल में कंपटीशन हो रहा होता है, जैसे हमारे 15 अगस्त पे कोई आपको डांस है, स्कूल में कोई डांस परफॉर्म करना है, तो क्या रहता है, हम 15-20 दिन पहले से उसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं, राइट। तो एक्चुअली में हमको लगता है, क्या कहते हैं कि हाँ कुछ खास हो नहीं रहा 15-20 डेज में, लेकिन आप प्रिपरेशन फॉर दैट 15-20 डेज रहेगा, बट फाइनल शो आपका 2 या 3 मिनट का सॉन्ग होता है, आपकी परफॉर्मेंस हो जाती है, राइट। वही वाली बात है बेटा। तो ये जो
15 से 20 दिन वाले हैं ना, ये कौन से हो गए, इंटरफेज हो गया। तो ऐसे ही इंटरफेज में लगता नहीं है कुछ एक्चुअली में काम हो रहा है, बट रियल काम यहीं पे चल रहा है, क्योंकि सारी तैयारी कौन जो एम फेज की है वो कहाँ होती है, इंटरफेज में। सेम वही जो स्कूल में रहता है ना, सारी प्रिपरेशन जो आपके फाइनल परफॉर्मेंस के लिए रहेगी 15 to 20 डेज पहले चलने लग जाती है, बट फाइनल ड्रामेटिक फेज कौन सा है आपका, जब आप स्टेज पे होंगे। तो सेम वही बात है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ये सबसे ड्रामेटिक फेज है, क्योंकि यही सेल डिवाइड होता हुआ हमको नजर आ रहा है, इससे पहले हमें कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था, बट एक्चुअली में सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है इंटरफेज में, और अपने आप को क्या कर रहा है बेटा, रेडी कर रहा है फॉर फाइनल डिवीजन। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप टाइम ड्यूरेशन देखें, अगर हम टाइम ड्यूरेशन देखें तो एक सेल, जैसे एक ह्यूमन सेल को, ठीक है, मेमेलियन सेल को कल्चर करके हमने देखा आर्टिफिशियल कल्चर पे, कि अगर हम कह रहे हैं एक ह्यूमन सेल बेटा कितना, 24 घंटे में एक बार डिवाइड होता है। ठीक है, इट डिवाइड वंस इन एवरी 24 आवर्स। तो आउट ऑफ दिस 24 आवर्स 23 आवर्स वो कहां था, 23 आवर्स इट इज इन द इंटरफेज में ही है वो। एंड फॉर लास्ट, ये जो वही ड्रामेटिक फेज, सिर्फ लास्ट का 1 घंटा है जहां वो डिवाइड हो जाता है, मतलब प्रिपरेशन के लिए उसको 23 आवर्स लग रहे हैं। ओके, एंड फॉर लास्ट 1 आवर वो जाके डिवाइड हो जाता है। ओके, अगर हम देखें अराउंड 90%, कितना, 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस लाइफ, दिस सेल साइकिल इज इन द इंटरफेज। सेल कौन से फेज में रहता है, इंटरफेज में रहता है, अराउंड 95%। ठीक है, बाकी का 5% में वो डिवीजन करता है। सिमिलरली अगर आप ईस्ट की बात करें, अगर हम ईस्ट के सेल की बात करें, ठीक है, ईस्ट का सेल 90 मिनट्स में एक बार डिवाइड करता है बेटा, 90 मिनट्स में एक बार डिवाइड कर रहा है। तो उस 90 मिनट्स में आप एक परसेंटेज निकाले तो इंटरफेज में कितना, 85 मिनट्स वो इंटरफेज में है, प्रिपरेशन कर रहा है। एंड फाइनल कितना बेटा, 5 मिनट में, आखिरी के 5 मिनट में क्या कर जाता है, वो एम फेज में डिवाइड कर जाता है। सो प्रिपरेटरी फेज इज द लॉन्ग फेज, इंटरफेज कह लेंगे उसे हम, रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन एक्चुअली में द मेजर प्रिपरेशन वहीं चल रही होती है। एंड फाइनली हमारा जो शो टाइम, जो मेजर शो टाइम है वो कौन सा है, एम फेज का है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कुछ फेजेस हैं। अब इसमें हम ध्यान रखना है बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज अभी से मैं पहले से ही समझा देती हूँ, इसको आप पढ़ेंगे कैसे। देखो, सेल साइकिल में 2 इंपॉर्टेंट, अभी तो हमने इवेंट देखे, ध्यान रखिएगा। एस फेज में क्या होता है बेटा, डीएनए सिंथेसिस। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। तो हम ये मानेंगे जीवन में सेल मेजरली किसके लिए प्रिपेयर करता है, एस के लिए कर रहा है। एंड G2 में सेल मेजरली किसके लिए प्रिपेयर करेगा, फाइनल सेल डिवीजन एम फेज के लिए करेगा। ओवरऑल यहाँ प्रिपरेशन इन G1 एंड G2 किसके लिए हो रही है, एम के लिए हो रही है। लेकिन वो सिंप्लिसिटी आप इसको 2 पार्ट में समझिए इसको कैसे। ठीक है, कि G1 में मेजर काम किसके लिए हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस, क्योंकि भाई डीएनए रेप्लिकेशन करना इज अपने आप में एक अलग इंपॉर्टेंट इवेंट, राइट। सो और G2 में फाइनल एम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डीएनए सिंथेसिस कौन से फेज में होगा, एस में। हमने अभी बात की थी कि सेल ग्रोथ कहां होगी, G1 में भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा, एक ही बार होता है एस फेज में, और इसी स्पेसिफिक फेज में ही होगा, इसके अलावा किसी और फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो हम जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या क्या मेंशन है हमको इन अवर एनसीईआरटी। Okay, so phases of cell cycle. So a typical eukaryotic cell is illustrated by a human cell in culture. जैसे हमने अभी बात की, एक human cell को artificial culture में रखा और उसकी division time देखा। These cells divide once in every 24 hours. हर 24 घंटे में एक बार वो divide कर रहे थे। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to another cell type. सबके लिए कॉमन है ऐसा नहीं है, इट कैन वैरी फ्रॉम सेल टाइप एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, में वेरिएशन दिखेगा आपको। नाउ ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल ओनली इन अबाउट 90 मिनट्स। वो केवल 90 मिनट्स में ही ईस्ट क्या कर लेता है, पूरी सेल साइकिल खत्म कर लेता है। ओके, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। द इंटरफेज जो हमने अभी बोला कौन सा, रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, देन एम फेज कौन सा, माइटोसिस फेज। यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो, यहाँ पे देखिए ये G0 अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज G1 फेज, दिस इज S फेज, दिस इज G2 फेज एंड दिस वन इज M फेज। ठीक है, M फेज को भी फर्दर कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, वो अभी हम आगे बात करेंगे।
ओके, सो एम फेज को भी पहले आपने पढ़ा होगा ना बेटा, ये कैरियोकाइनेसिस है, यानी कि डिवीजन ऑफ karyokinesis, that means division of nucleus, and then this is cytokinesis, that is division of cytoplasm, cytoplasm का division. ठीक है, तो ये पूरा कौन सा फेज कहलाया? दिस फेज इज एम फेज. तो आप देखिए G1 S G2 एंड M. आप यहाँ पे देखिए ये सेल यहाँ पे एंट्री कर रहा है सेल साइकिल में, राइट? इसके बाद यहाँ पे फेज में गया एंड देन इट इज डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं. द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर, एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज. तब आपसे पूछे डेफिनेशन बताइए इंटरफेज की, तो हम कह सकते हैं इंटरफेज क्या हो जाएगा? हम कहेंगे द फेज या टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, 2 सक्सेसिव. इंटरफेज को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, द टाइम इंटरवल या the time period between 2 successive M phase. अब इसका क्या मीनिंग है 2 सक्सेसिव M फेज? बेटा देखो ये सेल यहाँ पे आप यहीं से देखते हैं, इसको हम थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, आई गेस ब्लू विल बी ओके. सी यहाँ पे देखिए दिस इज 1 सेल है बेटा, एक बार ये आया, इसने एक बार यहाँ पे डिवाइड किया, एम फेज था, एम फेज में इसने डिवीजन ले लिया. ठीक है, अब मान लो इसके पास अभी भी सिग्नल है कि इसको एक राउंड ऑफ डिवीजन और लेना है, तो ये वापस इसको एक और एम फेज करना है, लेकिन ये वापस क्या करेगा? दोबारा इसको एम फेज करने के लिए बोथ ऑफ देम हैज टू अगेन एंटर थ्रू द इंटरफेस, पास थ्रू द इंटरफेस एंड देन डिवाइड. तब जाके कितने सेल बनेंगे? टोटल 4 सेल हमें मिलेंगे. समझ रहे हैं कि 2 बार लगातार 2 बार जब एम फेज आना है, क्योंकि देखिए हमने अभी बात की ना बेटा, यहाँ पे समझिए हमने क्या बात की यहाँ पे कि लगातार 2 बार अगर एम फेज आना है, एक बार ये सेल आया, इस तरह से गया और इसने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, बट अब वापस से एक और बार एम फेज आना है, तो इन दोनों सेल को वापस से इंटरफेज में तो जाना ही पड़ेगा. समझ रहे? सो 2 सक्सेसिव एम फेज, 2 बारी बारी एक के बाद एक होने वाले एम फेज के बीच में जो गैप पीरियड है या जो टाइम इंटरवल है, दैट इज आल्सो नोन एज इंटरफेज. तो इसकी ये इस तरह से भी आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. ठीक है, 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो क्या कहलाता है? ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है. नाउ इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, average duration of cell cycle in a human cell, the cell divides proper last for only, the cell division proper last for only about an hour. जैसे हमने अभी बात की थी, केवल 1 घंटे के लिए डिवाइड करेगा, बाकी तो प्रिपरेशन कर रहा है. ठीक है, द इंटरफेस लास्ट मोर देन 90%, 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, 95% से ज्यादा कौन है, कहाँ है सेल? सेल इंटरफेज में ही रहता है. ठीक है, प्रिपरेशन कर रहा है. एंड फाइनल ड्रामेटिक फाइनल शो टाइम खाली आखिरी का 1 घंटा है. द एम फेज स्टार्ट विद न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू, जैसे अभी हम बात किए बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए एम फेज रहेगा, माइटोसिस फेज रहेगा, इसको भी आप 2 फेजेस में डिवाइड करेंगे. पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, एंड दिस कैरियोकाइनेसिस विल बी फॉलोड बाय व्हाट? बाय साइटोकाइनेसिस. ठीक है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म हो रहा है यहाँ पे. दिस इज फॉर न्यूक्लियस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. राइट, साइटोप्लाज्म का डिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. नाउ द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, दैट इज कैरियोकाइनेसिस, एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस. ठीक है, द इंटरफेज दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम, एक और डेफिनेशन है, ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन अ ऑर्डरली मैनर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, कि एक और डेफिनेशन हमको यहाँ पे, इसको हम अलग अलग तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, बात वही है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस करने की बात करने का तरीका अलग है. राइट, सो अगेन व्हाट दे आर सेइंग दैट इंटरफेज क्या है? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन time duration during which the cell is preparing for division
by undergoing what? Cell growth and cell division, but randomly नहीं, orderly. क्या बोला था? Coordinated fashion में होना चाहिए, orderly fashion में ये cell division होगा, ठीक है. Now the interphase is further divided into G1, S and G2 phase. Gap 1, synthesis 1 and synthesis and gap 2 phase, ठीक है. Okay, now G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. चलिए आइए अब हम इन phases के बारे में देखते हैं. ओके बेटा, तो इसमें भी हमने क्या बोला, यहां से यहां तक पूरा का पूरा क्या है, ऐसे. दिस इज द G1 phase, this is S phase, this is G2 phase and this is M phase and this is the direction of cell cycle. So हमने देखा यहां से यहां तक entire this one. यहां से यहां तक this is what, this green one हमने अभी बात की, this is interphase. चलिए अब लिख ही देते हैं, लाइए. इंटरफेस, ठीक है. ओके, नाउ विल सी व्हाट आर द इवेंट दैट विल टेक प्लेस इन द वेरियस स्टेज. सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास कौन सा फेज, गैप 1 फेज. गैप 1 फेज, G1 फेज, या क्योंकि ये सिंथेसिस फेज से पहले आ रहा है हम इसे क्या कह सकते हैं, प्री सिंथेसिस फेज या प्री सिंथेटिक फेज, ठीक है. तो इसमें होता कौन कौन से इवेंट्स होंगे, ठीक है, कौन कौन से इवेंट होते हैं G1 फेज में. तो हम पहला इसमें बात करते हैं. सबसे पहले तो बेटा G1 फेज में जैसे ही सेल एंटर करेगा, सेल में ग्रोथ शुरू होती है, ठीक है. तो हम कहेंगे सेल ग्रोथ. सेल में ग्रोथ शुरू होती है एंड बेटा यहाँ पे सेल साइज भी इंक्रीज होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेल साइज का इंक्रीमेंट केवल और केवल G1 फेज में होगा और ये पूरे इंटरफेज में भी दिस वन इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है. सभी फेजेस में से G1 में से, S में से, G2 में से ये वाला फेज सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट फेज है. यहाँ पे सेल ग्रोथ भी होगी एंड यहाँ पे सेल का साइज भी इंक्रीज होगा. ध्यान रखिए ये फेज स्पेसिफिक है. कौन सा, कि सेल साइज का बढ़ना स्पेसिफिकली G1 में होता है, सेल के साइज का बढ़ना, राइट. इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा सेकेंड स्टेज में, देन देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. डुप्लीकेशंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स अब यहाँ पे धीरे धीरे डुप्लीकेट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जैसे लास्ट में G2 में करेंगे, वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है. सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन चल रहा है. अब यहाँ पे बेटा क्या है, कई सारे प्रोटीन्स बनाए जाने हैं. जब प्रोटीन बनाना है तो देयर हैज टू बी पूलिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स. पूलिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड को कलेक्ट किया जाएगा. देन देयर विल बी एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिस का रेट इनमें बढ़ जाएगा क्योंकि अब आगे जो काम होने हैं एटीपी बहुत सारा चाहिए इसमें. ओके, देन देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, ठीक है. क्योंकि बेटा यहाँ पे बहुत से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होना है. यहाँ पे क्या होना है, प्रोटीन का सिंथेसिस होना है और स्पेशली कौन से जो DNA रेप्लिकेशन में चाहिए उन प्रोटीन का सिंथेसिस करना है. तो डेफिनेटली ट्रांसक्रिप्शन तो होना जरूरी है. ट्रांसक्रिप्शन विल बी फॉलोड बाय ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन विल बी फॉलोड बाय ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ, या सीधा बोल देंगे प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली कौन से प्रोटीन्स यहाँ बनाए जा रहे हैं बेटा, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोटीन्स पे फोकस किया जाएगा जो कि अगले फेज में काम आने वाले हैं. कौन से फेज, एस फेज में काम आने वाले हैं, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं. बाकी आते हैं हम एस फेज में. अब जब आप एस फेज की बात करेंगे, एस फेज, तो एस फेज में क्या क्या काम होगा बेटा. एस फेज में अब तक हम बात कर चुके हैं कई बार कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है दैट इज DNA रेप्लिकेशन. क्योंकि DNA रेप्लिकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ फुलफिल कर दी गई है, दैट मींस उसके जो प्रोटीन थे वो सब यहाँ बना दिए गए G1 में. तो एस में सीधा DNA रेप्लिकेशन हो जाएगा. साथ ही साथ बेटा यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा.
हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, क्योंकि डीएनए एक यूकेरियोटिक सेल में हाईली पैक्ड फैशन में रहता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन्स। सो जब नया डीएनए बनेगा वो भी पैक होगा, तो उसके लिए हिस्टोन्स की जरूरत पड़ेगी जो यहां बनेंगे। एंड हमारे पास एक और डिवीजन है, एक और पॉइंट है इसमें, दैट इज हम कहेंगे डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स का यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाएगा, जो कि हमें जरूरत कहां पड़ने वाली है, एम फेज में, जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, उनका भी डुप्लीकेशन यहां हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया G1 फेज। G1 फेज के बाद ये सारी बातें आई किसकी, एस फेज का हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ठीक है, कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन यहीं पे हो जाएगा, राइट। और इन सब की तैयारी, डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारी कौन से फेज में होगी, G1 फेज में कर दी जाएगी। फाइन, इसके बाद हमारे नेक्स्ट फेज दैट इज G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। G2 फेज, अभी हमने क्या बोला था बेटा, G2 क्या है, G2 इज पोस्ट सिंथेटिक फेज, है ना, सिंथेसिस के बाद हो रहा है डीएनए सिंथेसिस के लिए गैप 2 फेज। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे किस चीज की तैयारी होगी, इसके बाद कौन सा इवेंट आएगा, डायरेक्टली एम फेज आएगा। सो देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ व्हाट, द प्रोटीन्स एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एम फेज विल बी फुलफिल्ड। ठीक है, जो प्रोटीन एम फेज में लगेंगे, जो जो चीजें वहां लगेंगी, वो यहाँ सब उसका सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ भी चीजें क्या होंगी बेटा, सेल ग्रोथ तो चलेगी ही, बट साइज यहाँ इंक्रीज नहीं होगा। सेल ग्रोथ चलेगी, बट देयर विल बी नो इंक्रीमेंट इन द साइज। देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, duplications of cell organelles like mitochondria and plastid। ठीक है, उनका डुप्लीकेशन यहां होता है बेटा। ओके, देन अगेन देयर विल बी प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब फिर से क्या होगा बेटा, देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन यहां भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन यहां भी हमको देखने को मिलेगा। एटीपी सिंथेसिस हमको यहां भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी एम फेज तो फाइनल ड्रामेटिक फेज तो बाकी है, तो एटीपी तो चाहिए ही बहुत सारा। और जब यहाँ पे बेटा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, तो स्पेसिफिकली कौन से प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जाती है, स्पेसिफिकली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बहुत ज्यादा सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा हम यहीं पे समझ लेते हैं कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या है बेटा, दिस इज द मोनोमर ऑफ, किसका मोनोमर है ये, दिस इज द मोनोमर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस इज द मोनोमर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और यही वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सेल, अभी जो सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्म करेंगे यही। ठीक है, सो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स विल बिकम व्हाट, स्पिंडल फाइबर्स। ये साइटोस्केलेटल प्रोटीन है बेटा सेल का। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स जो सेल में बनते हैं ड्यूरिंग एम फेज, वो कौन से हैं, वो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। दीज आर स्पिंडल फाइबर्स फॉर सेल डिवीजन। एम फेज के लिए जो बनेगा, बहुत सारे स्पिंडल्स चाहिए हमको, सो बहुत सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए, और माइक्रोट्यूब्यूल्स चाहिए तो बहुत सारा ट्यूब्यूलिन चाहिए, तो यहाँ बहुत सारा ट्यूब्यूलिन बनाया जाएगा, बना के रखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बात थी हमारे पास सेल साइकिल की। ठीक है, ये हमने कुछ इवेंट्स देखे। लेट अस गो टू आवर एनसीईआरटी अगेन और देखते हैं क्या क्या बात की हमारी एनसीईआरटी ने इसके बारे में। ओके, देखिए, सो एनसीईआरटी हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, यहाँ से शुरू करते हैं वापस से, ध्यान देंगे सब लोग। Okay, so G1 phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. Yes, ये आप देखिए यहाँ पे ये लाइन भी हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, इस G1 फेज को मैं कह सकती हूँ दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द M फेज। अगर एक सेल को M के बाद दोबारा से M फेज करना है, तो उसे पहले इंटरफेज में जाना पड़ेगा। इंटरफेज में पहले कहाँ आएगा, G1 में आएगा, फिर S में आएगा। तो हम कह सकते हैं G1 फेज इज द टाइम इंटरवल बिटवीन M एंड S फेज, दैट इज इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, राइट। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे भी, इसकी डेफिनेशन। G1 क्या है, टाइम इंटरवल between M
एंड एस फेज, जिसको हमारी बुक में कैसे लिखा है, बिटवीन एम एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग द G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल क्या होगा बेटा, मेटाबॉलिकली एक्टिव है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स द डीएनए। तो ये तो सही बात है ना, जीवन में तो हमने डीएनए रेप्लिकेशन लिखा ही नहीं, होता ही नहीं है ना। एस फेज, एस मतलब यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस फेज, राइट। सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक place, marks the period during which the DNA replication or synthesis takes place. During this time the amount of DNA, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए कब डबल होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए वैसे तो देखा जाए अब तक हम समझ चुके हैं एस फेज में ही डबल होगा, राइट। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद ये डबल हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट अभी हम लेंगे आगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम ऑल्सो, अब देखिए एनिमल सेल में, इस पॉइंट को अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, कल हम इसको जरा प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में सॉरी डीएनए कंटेंट कैसे डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर कैसे चेंज होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। सो इन एनिमल सेल इन ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। अभी हमने लिखा एस फेज में क्या होता है, एनिमल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, सेल ग्रोथ होता ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने येलो बॉक्स पे। येलो बॉक्स क्या कह रहा है, हाउ डू प्लांट एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। प्लांट एंड एनिमल्स वापस बार बार डिवाइड कैसे कर पाते हैं बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, राइट। और प्लांट और एनिमल्स में स्टेम सेल्स हैं, तो इसलिए डिवाइड करते हैं। Now, do all the cells in the plant divide all the time? क्या सभी सेल करते हैं? तो बिल्कुल नहीं करते हैं। हम एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ के आए हैं, हमको पता है केवल मेरिस्टेमेटिक सेल में ही डिवीजन पावर रह जाती है। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं they will not divide all the time. Do you think all cells continue to divide in all plants and animals? हमें पता है ऐसा नहीं होता। Can you tell the name and the location of the tissue having cells that divide all the time in the higher plants? तो हमने बात की है बेटा एनाटॉमी में, राइट। कैसा होता है कि हमारे पास जो मेरिस्टम है, कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टम, देन हमारे पास कौन से बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम है, देन हमारे पास कौन सा आ गया है, द लेटरल मेरिस्टम। यही वो जगह है जहां पे क्या होगा, सेल डिवीजन कंटिन्यूड रहता है। सेल डिवीजन कंटिन्यूड रहता है, इनडिटर्मिनेट रहता है। बाकी सब जगह इट इज डिटर्मिनेट, लेकिन इन तीन जगह पे सेल डिवीजन इज इनडिटर्मिनेट। Okay, do animal cells have simple merismatic tissue? So yes, animal cells do have the stem cells. That's why हमारी स्किन रिपेयर होती रहती है, हमारे ब्लड सेल्स अपना लाइफ स्पैन पूरा करके डीजनरेट, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड देन वापस से नए बनाए जाते हैं। सो वी ऑल्सो हैव दोज काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, चलिए। सो बेटा आज हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं कि सभी फेजेस में कौन से काम हो रहे हैं। कल हम बात करेंगे, पहले तो इसमें हमारे पास एक और फेज आता है लेकिन सेल साइकिल का पार्ट नहीं है वो फेज, दैट इज G0 फेज। ठीक है, तो कल हम वो डिस्कस करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ द डीएनए कंटेंट एंड द क्रोमोसोम नंबर चेंजेस, कैसे चेंज हो रहा है। और एक और बेटा कुछ पॉइंट्स जो हमारी बुक में डायरेक्टली नहीं गिवन है लेकिन इससे क्वेश्चन पिछले कई साल में आए हैं और एक्सपेक्टेड भी है, इज हाउ इज दिस साइकिल जेनेटिकली रेगुलेटेड, ये कैसे रेगुलेट होती है। ठीक है, दैट इज चेक पॉइंट्स हम के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे चेक पॉइंट होते हैं, जैसे चेक पोस्ट होता है वैसे ही चेक पॉइंट है, कैसे काम करेंगे, क्या होगा, ये अब हम कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो टिल देन आप इसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, इन चीजों को रिवाइज करिए ताकि कल के क्लास में स्पेसिफिकली जो डीएनए कंटेंट कैसे चेंज हो रहा है एंड क्रोमोसोम नंबर कैसे चेंज हो रहा है ये हम समझ पाए। इस पे हमें काफी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। सो थैंक यू एवरीवन एंड कीप रिवाइजिंग एंड रीडिंग योर एनसीईआरटी। थैंक यू।